मेरे चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ द पैनल डाटा। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया था पैनल डाटा चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द इंट्रोडक्शन। आप देख सकते हैं कैसे फिर मॉडल होता है, क्या ज़रूरत है हमें पैनल डाटा को पढ़ने की, एंड टाइप्स ऑफ पैनल डाटा हम ये पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ पैनल डाटा, क्या क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड है वी हैव पूल्ड OLS मेथड। सेकंड वन इज फिक्स्ड इफेक्ट मेथड, जिसमें दो आते हैं आपके LSDV, दैट इज लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल, एंड सेकंड वन इज विद इन द ग्रुप मॉडल, एंड थर्ड वन इज रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो यही तीनों आपके सिलेबस का भी पार्ट है, तो ये तीनों मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहला आता है आपका पूल्ड OLS मेथड। पूल्ड OLS का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ जस्ट 2 मिनट बाद एक एग्जांपल से। पहले आप इसको समझ लीजिए, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि इंटरसेप्ट और स्लोप जो है वो सेम है, यानी कांस्टेंट रहेगी ओवर द स्पेस एंड टाइम, ठीक है। इसीलिए इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इस मॉडल का दूसरा नाम आ जाता है कांस्टेंट कोफिशिएंट मॉडल, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्स इज़ नॉन स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक मतलब जो कोई भी चीज़ रैंडम होती है, नॉन स्टोकेस्टिक मतलब ऐसी चीज़ जो कि फिक्स्ड हो। तो यानी कि हम मान के चलते हैं कि हमारे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कैसे रहेंगे, वो फिक्स्ड रहेंगे, राइट। अब हम सेकंड अजम्पशन की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स स्ट्रिक्टली एक्सोजीनियस होने चाहिए। एक्सोजीनियस का मतलब क्या होता है, दैट इज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द एरर टर्म एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको ये नहीं पता है क्या होता है तो मैं ऑलरेडी इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में बता चुकी हूँ आपको, तो आप उसको वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज होमोसेडासिटी। होमोसेडासिटी का क्या मतलब है, होमो मतलब इक्वल, सेडासिटी मतलब वेरिएंस। तो हम मान के चलते हैं कि देयर वुड बी इक्वल वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म। तो एरर टर्म जो है वो इक्वल वेरिएंस होना चाहिए, एंड दैट इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ UIT इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। अगर ये सिग्मा आई स्क्वायर होता तो ये हेट्रो बन जाता, और क्योंकि सिग्मा स्क्वायर है दैट इज वो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी एरर टर्म जो है वो अक्रॉस द टाइम एंड अक्रॉस द इंडिविजुअल्स वेरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम पैनल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम दोनों एस्पेक्ट लेंगे, दैट इज टाइम के अक्रॉस भी चेंज नहीं होना चाहिए और इंडिविजुअल्स के अक्रॉस भी चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एरर आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर हमारी 2 एजम्पशंस कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंस का मतलब है कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, जो भी मैंने आपको बता दिया। और सेकंड वन इज़ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हम होमोसेडासिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो आती है दैट इज़ देयर विल बी जीरो मीन। जीरो मीन मतलब एरर टर्म जो है एवरेज ऑफ द एरर टर्म आप कह सकते हैं, या मीन ऑफ द एरर टर्म शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट, ओके। अब इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, दैट इज़ UIT इज़ identically distributed, independent and identically distributed with mean 0 and variance sigma square। ये मतलब होता है, इसको ऐसे हम रीड करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको ये चीज़ें समझनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो आई सजेस्ट यू कि पहले आप वो देख लें तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। लास्ट वन इज़ नो इंडिविजुअल और टाइम इफेक्ट्स, यानी कि कोई इंडिविजुअली भी वेरी नहीं करे। जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको वर्कर और वेजेस वाला एग्जाम्पल मैंने करवाया था आपको, तो हम क्या मान के चलेंगे कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो विद टाइम भी उनकी एबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, या उनके वेजेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, और डिफरेंट वर्कर्स की वजह से भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि वो इंडिविजुअली भी क्या है कांस्टेंट है, और टाइम के हिसाब से भी वो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये सारी असम्पशंस भी आपको समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द पूल्ड OLS की बात क्या होती है, यानी पूल्ड OLS डाटा होता क्या है। पूल्ड OLS क्या होता है, एक इस तरीके का पैनल डाटा होता है जो कि क्रॉस सेक्शनल जो डाटा होता है उसमें किसी भी इंडिविजुअल या टाइम स्पेसिफिक हेट्रोजेनिटी को नहीं मानता, यानी कि वो ये नहीं मानता कि टाइम के अकॉर्डिंग आपके वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं और इंडिविजुअल वाइज आपके वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यानी कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं है, यानी कोई क्रॉस सेक्शनल चेंजेस नहीं है, दैट इज़ अल्फा I 0 है। और आपका क्या बोला, कोई टाइम स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं है, दैट इज़ लैम्डा T, यानी विद टाइम भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही। हाँ, आई नो ये थोड़ा सा भी आपको टेक्निकल लग रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट 2 मिनट और दीजिए, मैं एयरलाइंस वाला एग्जाम्पल आपको कराती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द एयरलाइन एग्जाम्पल। हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे इस एग्जाम्पल में वी हैव 6 एयरलाइंस, ठीक है। आपको पता है नाम डिफरेंट, इंडिगो हो सकता है, एयर इंडिया हो गया, एयर एशिया हो गया, अकासा हो गया, ठीक है। वी हैव डिफरेंट नेम, विस्तारा हो गया जो कि मर्ज हो गया। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं कि कोई भी 6 एयरलाइंस हैं, ठीक है। और हमने उनका डाटा कलेक्ट किया फ्रॉम 1970 टू 1984। अब आप मुझे
बताइए कितने साल हो गए। तो साल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 84 डिवाइड माइनस 70 तो कितने हो गए, 14 ईयर्स हो गए, प्लस 1 करते हैं तो हम कहेंगे कि टाइम पीरियड कितना होगा, 15। तो अगर हम यहाँ पर सैम्पल साइज़ की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो जब भी आपको सैम्पल साइज़ निकालना है वो हो जाता है आपका n इंटू टी, ठीक है। 6 इंटू 15 यानी 90 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हमारे पास वो जो टेबल बनेगा उसमें हमारे पास 90 ऑब्जर्वेशंस होंगे। अच्छा, अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि टोटल कॉस्ट जो है किसी भी एयरलाइंस की जो टोटल कॉस्ट है वो फंक्शन है उसके आउटपुट का, यानी वो कितनी एयरलाइंस मतलब एक दिन में कितनी फ़्लाइट्स लेके जा रहा है, ठीक है। देन वी हैव फ्यूल प्राइस, कितना एविएशन फ्यूल वो यूज़ कर रहा है, एंड लोड फैक्टर। लोड फैक्टर मतलब कि उसकी कितनी सीट्स ऑक्यूपाइड हो गई हैं, यानी कितने लोग ट्रैवल कर उनके साथ जा रहे हैं, ठीक है। सो अब अगर हम टोटल कॉस्ट, अब इसको अगर मुझे पूल्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पूल्ड मॉडल में लिखना है तो वी विल राइट इज एज कॉस्ट CIT, ठीक है, दैट इज CIT। इस तरीके से हमने लिखा CIT इज β1 प्लस β2, आउटपुट के लिए हमने लिख दिया QIT प्लस β3 PF क्या हो गया आपका, फ्यूल प्राइस हो गया, ठीक है, और लोड फैक्टर LFIT और प्लस UIT। तो ये आपके किसी भी पूल्ड मॉडल का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से दिखता है पूल्ड मॉडल। और अगर हम इसके ऊपर OLS अप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, CIT β1 कैप β2 कैप QIT प्लस β3 कैप PFIT प्लस β4 कैप LFIT। तो एस्टिमेट करके हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट्स आ जाते हैं। ओके, अब बिफोर मैं आगे आपको ये रिजल्ट समझाऊं उससे पहले मेरे को एक चीज़ और आपको बतानी है कि पूल्ड का मतलब एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जहाँ पर मैंने एयरलाइंस का ही, तो मान लीजिए हमारे पास 6 एयरलाइंस थे तो मैंने एयरलाइंस के नाम लिखे हैं। वी हैव डिफरेंट एयरलाइंस, एयर इंडिया है, मान लीजिए उसका 2 साल का डाटा है, फिर इंडिगो का, फिर एकासा एयर एंड सो ऑन। उसका कॉस्ट हम देखें तो आ रही है 5000 मान लीजिए करोड़ में, 5400 एंड सो ऑन। देन आउटपुट 120 पैसेंजर्स इन लाख के अकॉर्डिंग हमने दे दिया। देन फ्यूल प्राइस दे दिया जो कि सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, एंड LF लोड फैक्टर जो है परसेंटेज में 72, 75, 85, 88। अब ये क्या कह रहा है डाटा, ये कह रहा है कि हम पढ़ेंगे क्या, हम देखेंगे कैसे किसी भी एयरलाइन की कॉस्ट चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, आपका जो फ्यूल प्राइस है, लोड फैक्टर है, यूजिंग द कंबाइंड डाटा ऑफ मैनी एयरलाइंस अक्रॉस द टाइम, यानी कि कैसे डिफरेंट एयरलाइंस का आउटपुट, डिफरेंट एयरलाइंस का कॉस्ट चेंज होता है गिवन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी जो एयरलाइंस है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि एयर इंडिया, इंडिगो सब एक जैसी ही हैं, और जो टाइम पीरियड है यानी कि विद टाइम उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं, पूल डाटा बोलते हैं। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि टाइम के क्रॉस और हमारा जो यूनिट्स, क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स के क्रॉस कोई भी चेंजेस नहीं आया है। आई होप अब आपको पूल्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर हम उस डाटा को डालते हैं और उससे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए हैं, कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव 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 नेगेटिव। इसका मतलब कॉस्ट जो है इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद आउटपुट एंड फ्यूल प्राइस बट नेगेटिवली रिलेटेड विद द लोड फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, फ्यूल प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन लोड फैक्टर बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट कम होगी। यानी जितने ज़्यादा पैसेंजर एक टाइम पे आपकी एयरलाइंस में फ्लाई करेंगे उतनी आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, चाहे 10 पैसेंजर्स ट्रैवल करें एयरलाइंस में या 20 करें या 100 की कैपेसिटी है 100 करें, तो कॉस्ट तो उतनी आनी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो मैटर करती है, तो दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिवली रिलेटेड। अब स्टैंडर्ड एरर और P वैल्यूज़, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी हमें कोई रिजल्ट इंटरप्रेट करने होते हैं तो हमें P वैल्यूज़ देखनी होती हैं। P वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी P वैल्यूज़ जो हैं हमारी लेस देन आ रही है, P वैल्यूज़ लेस देन 5%। इसका मतलब मैंने आपको ये बता रखा है, इफ़ P इज़ लो देन नल गो, दैट इज़ आपका जो है दीज ऑल output PF and LF have a significant impact on the cost of the एयरलाइंस, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन बनती है हमारी आउट ऑफ द P वैल्यू। अगर हम आर स्क्वायर की बात करें, आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर, दे आर क्वाइट गुड, दे आर क्लोज टू 1, तो हम ये भी कह सकते हैं हमारा मॉडल जो है वो एक गुड फिट मॉडल है। और अगर हम D की बात करें, बस ओनली प्रॉब्लम इसमें क्या है, D दैट इज डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, वो काफ़ी लो है, यानी कि देयर इज़ चांस ऑफ ऑटो कोरिलेशन इन द मॉडल। सो इस तरीके से आप अपने फर्दर मॉडल को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल सारे एस्पेक्ट्स बता दिए हैं जो कि बनते हैं विद दिस मॉडल। लास्ट
फर्स्ट थिंग जो बची है दैट इज़ कंसर्न्स विद द पूल्ड रिग्रेशन मॉडल। फर्स्ट इज ओमिटेड वेरिएबल बायस। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई ऐसा वेरिएबल था जो कि इंपॉर्टेंट था और हमने मिस कर दिया अपने मॉडल में उसको एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना, या तो हमें नॉलेज नहीं थी या लिटरेचर जो हमने पढ़ा हमारे को आइडिया नहीं था, तो हम बाकी सारे उनको कहाँ ले लेते हैं, एरर टर्म में ले लेते हैं। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो कि हमने मिस आउट कर दिया है और अगर वो एरर टर्म में जाकर वो कैसे रिजल्ट देगा, फिर वो बायस्ड और इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई एंड यू आई शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर वो एक्स आई जो है वो किसके अंदर चला गया, हमारे एरर टर्म के अंदर चला गया, तो वो कैसे रिजल्ट्स देगा, फिर वो कैसे रिजल्ट देगा, आपके बायस्ड और इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स देगा। सेकेंड थिंग इज हेटेरोजेडाइसिटी। तो आपको पता है हमने मान के चला कि सारी एयरलाइंस एक जैसी हैं, बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। कुछ एयरलाइंस लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं, जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया होगी, बट बाकी जो है वो लोअर स्केल पे कर रही है, तो दैट्स वाई हमारे जो एरर टर्म है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट आती है। थर्ड वन इज मिसलीडिंग स्टैंडर्ड एरर्स। लास्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। फॉर एग्जांपल अब हमने एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड किया दैट इज़ मैनेजमेंट क्वालिटी। अब हम मान के हमें पता है कि मैनेजमेंट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, यानी टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट एयरलाइंस के लिए डिफरेंट हो सकती है ना। किसी एक कंपनी की एयरलाइंस की मैनेजमेंट फिलॉसफी डिफरेंट हो सकती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वन। तो हमने क्या कहा कि क्योंकि ये मैनेजमेंट फिलॉसफी अनऑब्जर्वेबल है, हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हमने उसको अल्फा आई से मेंशन कर दिया। बट क्योंकि ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है तो किसके अंदर चली जाएगी, हमारे एरर टर्म में चली जाएगी, और एरर टर्म में जाकर वो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो बस यही प्रॉब्लम है हमारी पूल्ड रिग्रेशन मॉडल के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।